एक 19 साल की एक बच्ची होती है। वह बच्ची अपनी माँ से बोलती है कि माँ जी, आज हमें स्कूल जाना है, काफ़ी अर्जेंट काम भी है। तो उसकी जो अपनी माँ होती है, अपनी माँ अपनी बेटी को बड़े ध्यान से देखती, कहने लग जाती है कि बेटी तुम स्कूल से ज़रा जल्दी लौट आना, क्योंकि यार शाम को हम दोनों को मिलकर मार्केट जाना है और वहाँ कुछ तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लेने हैं। अब यह बात जैसे ही वह बच्ची सुनने के बाद कहने लग जाती है, ठीक माँ जी, हम बड़े आराम से बड़े जल्दी से अब चले आएंगे। वह जो बच्ची होती है अपनी स्कूटी लेती है और लेने के बाद अब स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन वह बच्ची दोबारा अपने घर लौट नहीं पाती है। उसके अपने पिता होते हैं, उसके अपने माँ होते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते, इतने परेशान हो जाती कि अपनी बेटी की कई जगह पर तलाशी करते हैं। लेकिन जब काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं तो अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई सुराग और पता नहीं मिलता। लेकिन ऐसे तलाशी करते करते 8 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन तभी उनके सामने काफ़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ जाती है। लेकिन इस खबर के बारे में जो भी व्यक्ति सुनता है और जिनके कानों में यह सच्चाई पता चलता है, वह सुनने के बाद एकदम हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आज की घटना में क्या था और आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए अब इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से एक बार आप इस टेढ़ी बात चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और काफ़ी लोगों के पास इस क्राइम स्टोरी को पहुंचाना बेहद ज़रूरी भी है और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी भी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है हरियाणा प्रदेश और उसी में एक पंचकूला शहर लगता है और ठीक उसी का मनसा देवी एक थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 27 अप्रैल का। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, तो मनसा देवी तो थाना होता है, तो सेक्टर 3 पड़ता है, उसी में कुछ झुग्गियाँ होती हैं और जो झुग्गियाँ होती है वह मज़दूरों की झुग्गियाँ होती है। तो उसी में से कुछ महिलाएं होती हैं। तो सुबह सुबह का टाइम होता है। अब सुबह सुबह के टाइम में अपने पास एक जंगल होता है, उसी में मौके पर वह चली जाती है और जब जाती है तो उसी में से एक महिला होती है, नीचे एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे देखती है काफ़ी सारे धुएँ उठ रहे होते हैं। लेकिन वह महिला जैसे करीब जाती है, देखती है कि वहाँ पर किसी मानव शरीर जल रहा है। यह नज़ारा जैसे वह महिला देखती है, तुरंत ही अपनी झुग्गियों की तरफ अब भाग लेती है। लेकिन झुग्गी वाले जो सुनते हैं चीख चिल्लाने की आवाज़, तो वह भी उस महिला के साथ हो जाते हैं और उसके मुंह से कुछ बात सुनते हैं। सुनने के बाद उस महिला के पीछे पीछे कई व्यक्ति लग जाते हैं। लेकिन वह महिला जैसे ही अब उस पेड़ के नीचे जाती है, तो वहाँ देखने वाले देखने रह जाते हैं, काफ़ी अचंभे में रह जाते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, अब जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने मनसा देवी फ़ोन कर देता है। तो वहाँ के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं तुरंत ही खबर पाते हैं, तो अपने दल बल टीम को साथ लेते हैं। यहाँ तक कि यह मामला काफ़ी गंभीर समझकर उसी समय फोरेंसिक टीम को भी खबर दे देते हैं और अपने से बड़े अधिकारियों को भी सूचना भिजवा देते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट बीतते हैं। कुछ मिनट बीतने के बाद उसी जंगल में पहुँचते हैं, देखते हैं कि सही में वहाँ पर एक धुआं सा उठ रहा है। लेकिन जैसे पास जाते हैं तो देखते वह जो मानव शरीर होता है अब वह जल चुका होता है, लेकिन उसकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन पास कुछ सबूत पड़े होते हैं, उन्हीं पास सबूत पड़े होने की वजह से पुलिस पहचान जाती है यह जो मानव शरीर होता है, यह मानव शरीर लग रहा है किसी युवती का है। लेकिन पुलिस जब पास छानबीन करती है तो देखती पास एक बोरी पड़ा हुआ है, तो उसी बोरी में कुछ चूड़ियाँ होती हैं। अब पुलिस का जो अंदाज़ा होता है अब यकीन में बदल जाता है कि यह किसी युवती का है। अब पुलिस युवती वहाँ पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति से उस युवती का जान पहचान कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस युवती का शिनाख्त नहीं कर पाता। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उस समय अब वहाँ फ़ोटो खींचती है। फ़ोटो खींचने के बाद अपने पास उनके एक ग्रुप होता है जो पुलिस कांस्टेबल और पुलिस को होता है, तो उसी ग्रुप में उस फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है और साथ में तुरंत ही फ़ोटो खींचकर अपने ज़िले के जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं सब में सूचना भिजवा दिया जाता है, ताकि जल्द जल्द इस युवती का पहचान किया जा सके। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी समय उस
युवती की बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में मोर्चरी हाउस भिजवा देती है। और पुलिस की जो टीम होती है वह धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद अब पुलिस इस केस में लग जाती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तब बन जाता है जब पुलिस यह जानना चाहती है कि आखिर यह महिला थी कौन और यहाँ आई कैसे। अब पुलिस के सामने यही चैलेंज एक बड़ा सा पेश हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस अब इस महिला की तलाशी करने के लिए लग जाती है। काफ़ी जगहों पर तलाशी करती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह बन जाता है कि आखिर सबसे पहले इस महिला का शिनाख्त किया जाए। और शिनाख्त तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति, जान पहचान वाला व्यक्ति इस चीज़ की हमें खबर दे। और पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले उस महिला की अब शिनाख्त करवाने के लिए जितने भी अपने नज़दीकी जो एरिया होते हैं सब में उस महिला का जो फ़ोटो होता है चस्पा करवा देती है। चस्पा करवाने के बाद पुलिस की टीम अब लग जाती कि जल्द जल्द इस महिला का शिनाख्त हो पाए। काफ़ी खबरें लगा देती कहीं पर पता किया जाए, कहीं किसी महिला का गुमशुदा का जो मुकदमा होता है मान लो 1 हफ्ता पहले कहीं दर्ज हो, या कोई महिला अपने घर से झगड़े तकरार कर कहीं चली गई हो, या कोई युवती हो अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हो। और पुलिस जो होती खबरियों के ऊपर जब इस तरह दबाव देते तो खबरी होते हैं अब जांच पड़ताल में लग जाते हैं। लेकिन खबरी के हाथ कोई भी ऐसा गुमशुदा का मुकदमा दर्ज हुआ नहीं मिलता। तो पुलिस काफ़ी हैरान भी हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर यह युवती या महिला थी कौन। अब पुलिस लगी रहती है अपने काम में। तभी घटना के मात्र 2 दिन बाद यानी कि 29 अप्रैल को ही एक व्यक्ति हाँफता हुआ थाने पहुंच जाता है। वह व्यक्ति तुरंत ही कहने लग जाता कि साहब हमारा नाम है लल्लन प्रसाद, हम इसी इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले हैं। साहब यह पेपर जो होता है या आप देख लीजिए, इस पेपर में जिस युवती का फ़ोटो छपा हुआ है यह युवती हमारी अपनी बेटी है मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर की जो उम्र होती है वह लगभग यही साहब 19 साल के आसपास है। हमारी अपनी कलेजे की टुकड़ा है। साहब हमें पूरा तरह से यकीन हो रहा है कि हमारी बेटी है मनप्रीत कौर ही। और पुलिस वहाँ इस तरह की बात जब अब इधर लल्लन प्रसाद से सुनती है, सुनने के बाद कहने लग जाती है कि एक बार चलो आप हमारे साथ मोर्चरी में। वहाँ इस जो महिला है, इस महिला की जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन यह तो आधे से ज़्यादा जल चुकी होती है, पहचान में तो नहीं आ पाएगी, लेकिन आप चलिए एक बार पहचान की कोशिश कर लीजिए। अब लल्लन प्रसाद यह बात जैसे ही थाना इंस्पेक्टर के द्वारा सुनते हैं तुरंत ही उन्हीं के साथ उनकी जिप्सी में बैठते हैं और तुरंत ही मोर्चरी पहुँच जाते हैं। और पुलिस की टीम वहाँ मोर्चरी में ही एक डेड बॉडी उन्हीं के सामने पेश कर देती है। लेकिन जैसे डेड बॉडी को देखते लल्लन प्रसाद तो वहीं पर दहाड़े मार का चीख चिल्ला पड़ते, कहने लग जाते कि साहब या तो हमारी अपनी बेटी है मनप्रीत कौर। यह बात जैसे वहाँ के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं सुनने के बाद एकदम सा दंग सा रह जाते हैं। अब उनके मन में थोड़ी बहुत जिज्ञासा जाग जाती है कि आखिर इनकी बेटी मनप्रीत कौर ही होगी। अब पुलिस के सामने वह खड़े होकर सारी बात एकाएक कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस ज्योति से पूछने लग जाती है कि आखिर आपकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है, या किसी के ऊपर शंका है, या आपकी बेटी कैसे कब निकली थी। यह बात जैसे ही लल्लन प्रसाद सुनते कहने लग जाते हैं कि सर जी हमारी जो अपनी बेटी होती है अब 23 अप्रैल को ही सुबह का टाइम होता है तो वह अपनी स्कूटी लेती है, अपने स्कूल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उसकी जो अपनी माँ होती है कलेजे के टुकड़े से पूछ बैठती कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। कहने लग जाती है कि माँ जी आज हमारा स्कूल में काफ़ी इम्पोर्टेंट काम भी है। लेकिन सुबह तो वह निकल जाती है। जब निकल जाती शाम का टाइम होता है, जिस टाइम रोज आती थी उस टाइम लौट के नहीं आती। और इसी बीच उसकी जो अपनी माँ होती है काफ़ी चिंते में हो जाती है। और जब चिंते में हो जाती है तो हमें फ़ोन के द्वारा सूचना दे देती है, क्योंकि उस समय जो होता है हम बाहर निकल कर एक मजदूरी वाला काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमें जैसी खबर पाता है तो हम खबर पाने के बाद तुरंत ही उसी समय अपने घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अपनी बेटी जो होती है अब मनप्रीत कौर के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल नंबर उस समय साहब बंद बता रहा होता है। हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा शंकाएँ हो जाती हैं, लेकिन साहब हमें पूरा यकीन था कि हमारी जो अपनी बेटी होती है वह बेटी हमारे इलाके का रहने वाला होता है सुरेंद्र के साथ हमारी बेटी का लगभग सालों से अफेयर चल रहा होता है। लेकिन हमारी बेटी इससे पहले घर से होता है वह कई बार बिना बताए उसी के साथ कहीं चली जाती थी, लेकिन 2-3 दिन बाद वापस घर ज़रूर लौट आती थी। लेकिन साहब हमने अपनी बेटी को सुरेंद्र से दूर रहने के लिए काफ़ी हिदायत दी थी, काफ़ी बार उसके साथ बदसलूकी भी किया है, लेकिन हमारी बेटी सुरेंद्र का साथ छोड़ती भी नहीं है। क्योंकि सुरेंद्र जो होता है
अन्य बिरादरी का है और हमारी बेटी अन्य बिरादरी का, इसलिए रिश्ता कतई हो ही नहीं सकता था। लेकिन सुरेंद्र अपने बात पे अड़ जाता है, इसलिए हमारी बेटी को अपनी बातों में उलझा रखता है और हमें पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हो सकता हमारी बेटी को भी वही साथ ले लिया। और जब 2 दिन बीत जाता है तो हमारी बेटी लौट के नहीं आती और इसीलिए तुरंत ही अपने नज़दीकी थाने जाते हैं। जाने के बाद हम अपनी बेटी जो थी मनप्रीत कौर का गुमशुदगी का मुकदमा साहब दर्ज करवा देते हैं। पुलिस हमें भी सत्तावना दे देते हैं और अपने घर लौट आते हैं। लेकिन तभी हमारी बेटी का अता पता नहीं चलता। लेकिन साहब जैसे ही आज सुबह का टाइम होता है तो उसी वीक हमें एक न्यूज़पेपर मिलता है। उसी न्यूज़पेपर में या फ़ोटो को देखते हैं और फ़ोटो कुछ पहचान में आ रहा होता है तो हमें पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हमारी अपनी बेटी अब मनप्रीत कौर ही होगी। तुरंत ही साहब हम आपके पास पहुंचते हैं। पुलिस की टीम जैसी आप बात सुनती है, सुनने के बाद उसी समय जो अज्ञात अपराधी होते हैं उसी के विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस की टीम उसी समय अब सुरेंद्र के ऊपर जो होता है मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और पुलिस की टीम इधर ललन प्रसाद के ही तहरीर पर अब सुरेंद्र की तलाशी करने के लिए लग जाती है। लेकिन जब लग जाती है पुलिस की टीम, उसके जब घर पहुंचती है पता लगता है वह मौके पर घर तो नहीं है। अब पुलिस का जो शंका होता है और इधर ललन प्रसाद का जो शंका होता है पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि आखिर में सुरेंद्र ही उनकी जो अपनी बेटी है मनप्रीत का हत्यारा है। अब पुलिस की टीम जो होती है उसके पीछे काफ़ी मुखबिर लगा देती है, लेकिन सुरेंद्र का भी कहीं अता पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे तलाशी करते 24 घंटे का वक्त बीत जाता है। लेकिन तभी अब 30 अप्रैल का ही एकदम रात का लगभग 8 बजे का टाइम होता है तो उसी वीक थाने में जो होता है मनप्रीत कौर पहुंच जाती है। और पुलिस जैसे नज़ारा देखते तो एकदम चौंक सा जाती है, क्योंकि सामने मनप्रीत कौर आखिर जिसके पिता आए हुए थे ललन प्रसाद, वह तो अपनी बेटी को मृत घोषित कर चुके होते हैं, लेकिन यह हमारे सामने कैसे आ खड़ी है। और वहीं पर तुरंत ही मनप्रीत कौर थाना जो इंस्पेक्टर होते हैं सामने कहने लग जाती कि साहब आज शाम को ही अब जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं गांव में काफ़ी हमारे नाम की चर्चा हो रही है, क्योंकि उस समय हमारे जो पिता होते हैं हमारे पूरे घर माहौल में एकदम हमारी मृत्यु की चर्चे होना शुरू हो जाते हैं। और उसी समय खबर पाने के बाद तुरंत ही साहब आपके पास पहुंच रहे हैं। साहब हम तो यहीं पर हैं, बस अपने ही आशिक के साथ कहीं जाकर एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे होते हैं। बस अपने पिता से मिलने के लिए आज ही शाम को घर जा रहे होते हैं। लेकिन हमें जैसे खबर लगता है तुरंत ही साहब बस आपके पास आएँ। यह बात जैसे पुलिस सुनती है, सुनने के बाद उसी समय मनप्रीत कौर के जो अपने पिता होते हैं ललन को इसकी खबर देती है। और ललन की जो अपनी पत्नी खबर पाती तुरंत ही थाने आते हैं। अपनी बेटी को देखकर वहीं तुरंत ही रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपनी बेटी को अपने सामने पाकर उनके दिल को और उनकी आंखों के आंसू कभी नहीं रुकते। अपनी बेटी से पूछताछ करने के बाद अब पुलिस के सामने यह चैलेंज बन जाता कि आखिर जिस महिला की डेड बॉडी उस जंगल में मिली हुई थी, आखिर वह महिला थी कौन और वह आई कहाँ से। लेकिन पुलिस के मन में जैसी अब बात गूंजता है, पुलिस की टीम अब उस समय उस महिला की अज्ञात महिला की तलाशी करने के लिए लग जाती है। पुलिस की टीम तुरंत ही कुछ खबरें लगाती है, लेकिन जो खबरी होते हैं वह काफ़ी मेहनत भी कर लेते हैं। उनकी मेहनत जल्द से जल्द रंग लाता है। और तभी 3 मई का दिन होता है, वही दोपहर का टाइम होता है। तो उसी वक्त कुछ खबरियों को पता चल जाता कि साहब असल में यह जो महिला है यह महिला है आरती के अपने पिता होते हैं अब ऋषिपाल, जो सुरजूपुर के गांव के रहने वाले हैं। अब पुलिस की टीम जैसे पता पाने के बाद तुरंत ही ऋषिपाल के घर जाती है। ऋषिपाल के घर जाने के बाद पुलिस की टीम ऋषिपाल को अपने साथ लेती है और लेने के बाद थाने ले आती है। और उन्हीं के सामने वह जो फ़ोटो होता है उस फ़ोटो को निकाल के जब दिखाती है, दिखाने के बाद ऋषिपाल जैसे देखते तो वहीं पर दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ते, कहने लग जाते कि साहब यह तो हमारी अपनी बेटी है और यह बेटी हमारी अपनी कलेजे की टुकड़ी है। और पुलिस के सामने जैसे ही इस तरह की बात ऋषिपाल कहते हैं, कहने के बाद पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि आखिर में इनकी बेटी यही आरती होगी। अब पुलिस की टीम इधर जब अब ऋषिपाल से पूछताछ शुरू कर देते, ऋषिपाल कहने लग जाते कि साहब हमारी जो अपनी बेटी है वह 26 अप्रैल को ही सुबह के टाइम अपने घर एक 11 साल की जो बच्ची होती है उसको छोड़कर किसी काम के लिए मार्केट निकल जाती है। लेकिन शाम हो जाता वह लौट के नहीं आती। साहब हमारी जो अपनी बच्ची है आरती की अपने पति भी होता है, लेकिन ठीक 4 साल पहले वह झगड़ी तकरार के कारण अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आकर रह रही होती है। लेकिन मायके रहकर अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए पास एक मार्केट होता, उसी मार्केट में जाकर दुकान पर काम किया करते थे, जिसकी वजह से उसके परिवार का खर्चा बर्चा भी चलता था। अब पुलिस जैसे यह सब बात सुनती है, सुनने के बाद अब उसी समय जो होता है वो आरती का मोबाइल नंबर लिया जाता है। लेने के बाद पुलिस की टीम उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेते हैं। लेकिन उसी CDR डिटेल में पुलिस के सामने एक अनजान नंबर आता, जिस अनजान नंबर पर लगातार कई बार बात हो रहे होते हैं।
लेकिन पुलिस जब उस नंबर को जांच पड़ताल करती है, करते ही वक्त पुलिस के सामने अब जो होता है उस महिला की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। तभी उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है। पता चलता है कि असल में जो अज्ञात महिला मिली हुई थी, उस महिला की जो मौत हुई थी, वह महिला की वह मौत किसी तेज़दार हथियार से गला काटने की वजह से हुआ था। और साथ में वह महिला लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट होती है। अब यह बात जैसे ही अब आरती के जो पिता होते हैं ऋषि राज सुनते हैं तो एकदम सा चौंक जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि साहब हमें पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि आरती का एक अपना आशिक है, वह कोई और नहीं है, वह आनंद है। जहाँ पर काम करती है वहीं मार्केट का ही रहने वाला आनंद है। अब पुलिस की टीम जैसी खबर पाती होती समय अब आनंद की तलाशी करने के लिए लग जाती, क्योंकि वह जो नंबर CDR डिटेल में गलत हुआ था वह नंबर किसी और का नहीं होता, वह नंबर होता है आनंद का। अब पुलिस की टीम बिना देर किए आनंद को अपनी कस्टडी में लेने के लिए अब 6 मई को उसके ही घर पहुंच जाती। पता लगता है आनंद जो होता है अपने घर में मौजूद होता है। पुलिस की टीम आनंद को अपनी कस्टडी में लेकर अब थाने आती है। अब पुलिस जैसे ही आनंद के सामने वह CDR डिटेल है और साथ में उसी समय ऋषि राज को खड़ा कर देती, बिना देर किए इधर आनंद पुलिस के सामने टूट जाता। लेकिन जो सच्चाई पुलिस के सामने रखता, इसे सुनने के बाद पुलिस का भी कलेजा थर्रा भी जाता। असल में आनंद जो होता है, आनंद वहाँ जो मार्केट होता है उसी मार्केट में सुरजूपुर में काम करने वाला होता है। मौके पर उसका एक वस्त्रालय का दुकान होता है और उसी दुकान पर जब काम कर रही होता है तो उसी बीच उसके परिवार का जो खर्चा होता है उसी दुकान की वजह से चल पाता था। लेकिन आनंद भी होता है, आनंद एक शादीशुदा, उसके टोटल एक बच्चा भी होता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वह पत्नी उसको हमेशा के लिए तलाक देकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ घटना के ठीक 9 महीने पहले। इधर आरती जो होती है, आरती जब अपने मायके रह रही होती है तो अपनी एक प्यारी भाभी होती है, उन्हीं के साथ मिलकर अपने ही पास जो सुरजूपुर मार्केट होता है उसी मार्केट में पहुंच जाती है। और जब पहुंचती है वस्त्रालय की दुकान में जाती है तो वस्त्रालय की दुकान में जैसे साड़ियाँ लेना शुरू कर देती है तो उसी बीच उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है, वह व्यक्ति होता है आनंद। अब आनंद जैसे उस साड़ी दिखाने लगता है तो एक साड़ी बड़ी चमकीली निकाल लेता है और चमकीली साड़ी तुरंत ही लाकर इधर जैसे ही अब आरती के हाथ में पकड़ाता तो आरती उस हाथ को देखकर एकदम चौंक सी जाती है और साड़ी को देखकर एकदम दिल में खुशी की लहर बैठ जाती है। लेकिन जैसे आनंद अब आरती की खूबसूरती वहीं पर देखने के बाद एक ही नज़र में आरती का दीवाना सा हो जाता है। क्योंकि आरती भले एक 11 साल बच्ची की माँ होती है लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और काफ़ी चंचल भी होती है। लेकिन आनंद जैसी खूबसूरती देखता है तो उसी समय मिलने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भीड़ होने की वजह से वह मौका नहीं निकाल पाता। लेकिन जैसे आरती चली जाती है तो उस समय आनंद होता है आरती के बारे में खोज खबर लेता है। खबर पाने के बाद तुरंत ही जहाँ पर आरती काम कर रही होती है तो उसी दुकान पर वह दूसरे दिन पहुँच जाता है। लेकिन जब पहुँचता तो आरती को देखता तो आरती देखते ही आनंद को पहचान कि हम तो इसकी दुकान पर कल गए हुए थे। और आरती जाकर आनंद से बात करती है, लेकिन इतनी बात करती है कि आनंद जो होता है इधर आरती की बात में उलझ भी जाता है। लेकिन आरती भी आनंद की मीठी मीठी बातों में फंस जाती है। लेकिन आनंद जैसे ही अब आरती की आपत्ति के बारे में पूरी सच्चाई जान पाने के बाद वह जो था आनंद को अब उसी समय अपने दिल के अंदर कुछ तसल्ली मिलता है कि चलो हम भी ऑलरेडी शादीशुदा भी है लेकिन हमारी अपनी पत्नी मायके भी रह रही है। अब इधर जो थी आरती भी ऑलरेडी शादीशुदा भी है लेकिन आरती भी अपने पति को छोड़कर 4 साल से ही अपने ही मायके रह रही है। यह बात जैसे आरती को पता लगता है और यह बात जैसे आनंद को पता लगता है, दोनों समझ जाते हैं कि हम दोनों का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो क्यों ना दोनों का मिलान बढ़ाया जाए। और उसी दिन से दोनों फैसला लेते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने अपना अपना मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं। अब शेयर करने के बाद दोनों का मोबाइल नंबर पर बातें होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब बातें होने शुरू हो जाते हैं दोनों एक साथ मिलकर अपना घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और घूमने फिरने का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता, इतना चलने लग जाता कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कस्में खाना शुरू कर देते हैं तो इसी बीच आरती को विश्वास हो जाता है कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति लगा हुआ है वह व्यक्ति हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन सकता है। अब आरती जो होती है उसी समय वह फैसला ले बैठते जो ज़िंदगी का सबसे अहम होता है। और उसी फैसले के तहत आरती खुद जो होता आनंद के घर पर जाती है और जाने के बाद उसी के कमरे में मिलकर संबंध बना लेती है। और जो संबंध का सिलसिला होता है आरती आनंद के बीच हर दिन चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लग जाता है तो कुछ ही महीने बीतते हैं। कुछ महीने के बीच इधर आरती जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो इधर आरती का खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। और इसी बीच आरती इसी की सूचना कर जब आनंद को देती है तो आनंद जैसे सुनता है तो उस समय हवक्का रह जाता। ऐसा लगता है उसके खुद के पैरों नीचे से कोई ज़मीन से एकाएक खींच लिया है।
लेकिन आनंद जब सुनता है तो उसी समय आरती के सर पर हाथ रखता है। तो आरती उसी समय खुशी में उसी समय इजहार कर बैठती है कि हमने अब तुमसे शादी करना काफ़ी अनिवार्य हो गया, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं। लेकिन आनंद जैसी आवाज़ सुनता कहने लग जाते हैं कि अभी हमारे पास बहुत समय है, समय का इंतज़ार करो और जब समय आएगा हम तुमसे शादी कर लेंगे, क्योंकि हमारे घर में थोड़ी बहुत दिक्कत चल रहा है। लेकिन तब भी इनके बीच वह रिश्ता चलने लगता है, मेल मिलाप होने लगता है। लेकिन इसी बीच आरती को भी लगने लगता है हमें शादी के लिए और दबाव मानना चाहिए ताकि हमारी शादी जल्द जल्द हो जाए। लेकिन जैसे 10 दिन बीतते हैं तो आरती दोबारा जब शादी के लिए दबाव मारती है तो इसी बीच आनंद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहने लग जाता है यह बच्चा हमारा नहीं है। हमें पूरी तरह से यकीन है, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारा किसी भी लड़के के साथ नाजायज़ रिश्ते बन रहे हैं और हो सकता है किसी लड़के का हो। लेकिन जैसी यह बात आरती सुनती तो आनंद के ऊपर एकदम भड़क जाती है और भड़कने की वजह से दोनों के बीच झगड़े तकरार होते हैं। वहीं झगड़े तकरार की वजह से दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आरती जैसे अपने घर रहती है, अब ठीक 5 महीने बीते तो आरती को लगने लगता है कि हमारे यहाँ रहकर काफ़ी बदनामी होने वाले हैं, क्योंकि शरीर में काफ़ी बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी बीच आरती फैसला लेती है, तुरंत ही उसी समय जाकर आनंद से मेल जुलाल बढ़ा लेती है, कहने लग जाती है कि आनंद हमारी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, हम तुमसे शादी करेंगे तो शादी करेंगे, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो समझ लो हम जाकर थाने में तुम्हारे खिलाफ़ शोषण का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवा देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और यह बात जैसे आनंद सुनता, सुनने के बाद अपने घर जाता, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाता। और उसी समय इधर जो था आरती के लिए एक ऐसा प्लान बना लेता है कि उसी प्लान के तहत जो था आरती को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमेशा के लिए तैयार भी हो जाता है। और एक खतरनाक षड्यंत्र के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए अपना एक सगा भाई होता है आज़ाद, उसको भी सारी सच्चाई बता देता है। और उसी सच्चाई के तहत जो होता है अपने काम को, इधर 26 अप्रैल का दिन होता है तो वही जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी भी इधर आनंद जो होता है आरती के पास फ़ोन कर देता, कहने लग जाता है कि आ जाओ, आज हम तुमसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आरती जैसे आवाज़ सुनते उसको लगने लगता है कि आज हमारी जो शादी है, शादी की बात को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसलिए तुरंत ही आरती अपने घर से बिना बताए अपनी स्कूटी लेती है और लेने के बाद आनंद के ही कमरे पर पहुँच जाती है। लेकिन कमरे में जैसे घुसती है तो देखती है उसी के सामने आनंद का अपना जो छोटा भाई होता है आज़ाद वहीं पर बगल में खड़ा होता है। लेकिन इधर आरती को कुछ अनहोनी वाली इशारे हो जाते हैं। लेकिन आरती उसी समय आनंद के सामने आती है, लेकिन आनंद वहीं पर कहने लग जाता है कि आरती हम तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के साथ तुम्हें बहुत खिलवाड़ करने में बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए हम चाहते हैं तुम अपनी ज़िंदगी में जो पेट में पल रहा तुम्हारा जो बच्चा है या किसी के भी हमारा हो, तुम इसको अभी अबोसर करवा दो और आगे हम चलकर तुम्हारे साथ शादी ज़रूर कर लेंगे। लेकिन यह बात जैसे इधर अब आरती सुनती कहने लग जाती है कि हम इसको अबॉर्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि अब बच्चा जो होता है पेट में 5 महीने का हो चुका है और यह हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है और इसीलिए हम दोनों मिलकर चलो क्यों ना क्यों शादी कर ले। लेकिन यह बात जैसे आनंद सुनता, सुनने के बाद एकदम भड़क जाता है। भड़कने की वजह से तुरंत ही अपना हाथ उठाता है। हाथ उठाने के बाद जाता तुरंत ही इधर आरती के गले पर लगाता, जोर से उसका गला दबा देता, जिसकी वजह से आरती का वही मौत हो जाता है। लेकिन पास पड़ा हुआ एक तेजधार हथियार होता है, उसी हथियार को इधर आज़ाद अपने हाथ में लेता, लेने के बाद आरती के गले पर लाता, तेज़ से चलाता, जिसकी वजह से आरती के अंदर कोई भी हलचल नहीं बचती। अब उन्हें दोनों को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि आरती की मौत हो चुकी है। और उसी समय आरती की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, अपने षड्यंत्र से बचने के लिए आरती की बॉडी को एक बोरी में डंप करते हैं। डंप करने के बाद तुरंत ही देखते हैं पूरी तरह से रात का जो सन्नाटा होता है पहर चुका होता है और रात का लगभग 3 बजे के आसपास टाइम होता है। तो आरती के बॉडी को उसी समय आरती का जो खुद का स्कूटी होता है, इसकी स्कूटी पर ले जाकर आरती के बॉडी को बोरी सहित डंप कर देते हैं। और डंप करने के बाद स्कूटी ज़्यादा चलाते हुए इधर अब आनंद ले जाता है और ले जाते हुए जैसे मनसा देवी के पास जो जंगल होता है उसी जंगल में पहुँचता है तो उसकी बॉडी को वहीं पर एक साइड में एक गड्ढा होता है उसी में डंप कर देता है। और खुद आनंद इधर आरती का स्कूटी लेता है, लेने के बाद पेट्रोल पंप पे जाता है और स्कूटी का जो टंकी होता है फुल करवा लेता है। अब करवाने के बाद तुरंत ही स्कूटी सहित उस जंगल में पहुंचता है और उसी में से पेट्रोल निकालता है और इधर आरती के डेड बॉडी पर पूरी तरह से छिड़क देता, फिर उसको आग के हवाले कर देता है। फिर वहाँ से दोनों इधर आज़ाद और साथ में आनंद अपने अपने घर चलाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आनंद के तहरीर पर निकल कर आता है तो पुलिस की जो टीम होती है अब बिना देर किए उसके अपने छोटे भाई आज़ाद को फिर कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद इन दोनों को ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देते हैं। करने के बाद इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।